आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में सियासी परिवर्तन होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम की कुर्सी बीजेपी संगठन वापस लेने वाला है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ अब बीजेपी संगठन में भी गुटबाजी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 गायें कट रही हैं, इसके बाद अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा यहाँ पर जो है, यहाँ पर पल्लवी पटेल ने जमकर निशाना साधा, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा, मायावती ने, कि आखिरकार हिंदुत्व का इतना बड़ा यहाँ पर ढिंडोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां पर हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी देखभाल में, उनके आईने के सामने प्रतिदिन 50,000 गाय कैसे कट सकती हैं? दरअसल ये आंकड़े भी पेश किए गए। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। नंदकिशोर गुर्जर ने सड़क पर उतरकर इस बात का विरोध भी किया और यह भी कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं का वोट राजनीतिक तौर पर अपने फायदे के लिए चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अब एक नई जंग छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से जो बयान दिया है, जो बयान सपा के राज्यसभा सांसद रामजलाल सुमन ने दिया, जो बयान महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अबू आजमी, उसने दिया कि औरंगजेब एक महान शासक था, इस बात को लेकर के देश भर में बवाल मचा। कई जगह पर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ फिर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ये मुसलमानों की मुस्लिम प्रस्त पार्टी है, और इस पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले बवाल मचवाया, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में बवाल मच रहा है, क्योंकि राष्ट्रीयकरणी सेना ने जो प्रदर्शन किया आगरा में, अखिलेश यादव को गोली मार तक देने की यहाँ पर धमकी दे दी। ये सभी जो है घटनाएं उस औरंगजेब के बयान के बाद ही हो रही है जो महाराष्ट्र में अबू आजमी ने दिया था। लेकिन अखिलेश यादव इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। उनका कहना था साफ तौर पर कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का इस देश में माहौल चाहती है जिससे कि उनकी राजनीतिक रोटियां बनती रहे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। देखिए किस तरीके से दोनों राजनेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये समय ऐसा है कि इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं लोग, और इस समय पर अगर हम लोग कहीं ये कह दें कि मुगले आजम की फिल्म बनाने वाला वो पैदा अगर हुआ था तो कहां अपने इटावा में पैदा हुए थे के आसिफ, शायद वैसी फिल्म कभी नहीं बनी होगी जो मुगले आजम की फिल्म बनी है। उसका बनने में भी न जाने कितने वर्ष लगे थे। ये भी इतिहास है इटावा और हमारा आपका औरैया का। जहां ये इतिहास है वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए ने उन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरैया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था। वहां पर आजकल कौन है?
आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे लोग, डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके, भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके, और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक मायाजाल फैलाने का काम करते हैं आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही,
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम उस बात को बार बार दोहरा नहीं पाते। जिन लोगों को सुविधा मिली है उन लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने के लिए कुछ देर प्रयास करते हैं, फिर वह प्रयास कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन यह एक विशेष अभियान, जब हम इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और 10 दिन का ये बड़ा अभियान, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी बड़े अभियान को अपने हाथ में लेते हैं, या कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी वंचित को उसके अधिकार से रोकने का कुत्सित प्रयास होता है, तो विपक्ष कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करता है। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश की घटना आपके सामने है, और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा, और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है, और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं।